फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज विद इंद्र क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आगामी जो वैकेंसीज़ हैं यूपी पुलिस की, उन वैकेंसीज़ में जो आपका सबसे मूलभूत और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है वह हिंदी होता है। तो अगर हम ये देखते हुए अगर चलें कि जैसे कि यूपी पुलिस के जो यूपी पुलिस में यूपी पुलिस में जो भी हमारा पेपर होगा, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल जो निभाता है वो हिंदी है। हिंदी से करीब करीब 37 से 38 क्वेश्चन आपके आते हैं और मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। जब हम सिलेक्शन की बात करें तो हिंदी में जो है, हिंदी में हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के नाते हिंदी में स्कोर आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस सिलेबस को देखते हुए हम आगे जो है हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे और हिंदी में जो है हम आज पढ़ेंगे संज्ञा। तो दोस्तों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। संज्ञा। हमारा पहला चैप्टर जो है वो है संज्ञा। संज्ञा संज्ञा जैसा कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, बचपन, सोना, चांदी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि संज्ञा में जो होता है, संज्ञा एक तरीके से जो भी ब्रह्मांड में आपको चीज़ दिखाई दे, जैसे कि आप जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, व्यक्ति, राज्य, देश, महादेश या फिर पक्षी, मिठाइयाँ, आप जिस भी चीज़ का नाम लेते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का जो भी नाम है वो अपने आप में क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, वह सभी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा में हम आगे चलते हैं। संज्ञा के भेद। जीवंतता के आधार पर हम संज्ञा के भेद को देखते हैं। ठीक है, ये पहला वर्गीकरण है हमारा। पहला वर्गीकरण है जीवंतता के आधार पर। जीवंतता के आधार पर। जैसे कि कोई जैसे संज्ञा है, तो जिस भी चीज़ का, जैसे जो संज्ञा मतलब जो जीवित है और जो जीवित नहीं है, मतलब जीवंतता, अजीवंतता। अर्थात जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम अभी अपने घर में हैं, तो जैसे हमारा कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, ये सभी क्या हैं? जीवित हैं। और जो हमारे घर में बर्तन है, कुर्सी है, मेज है, ये क्या है? जीवित नहीं है। अर्थात जो चीज़ हमें जीवित दिखेगी, जिनमें प्राण होगा, वो क्या होंगी? प्राणीवाचक संज्ञा। अर्थात ये कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक तो हो गई आपकी प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। एक कौन सी होगी? प्राणीवाचक
और एक हो गई आपकी अप्राणीवाचक। एक हो गई प्राणीवाचक, एक हो गई अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक वह संज्ञा जो जीवंत है या सजीव, उदाहरण इसमें होंगे जितने भी निर्जीव वस्तुएं होंगी वो इसमें आएंगी अप्राणीवाचक में। अर्थात प्राणीवाचक संज्ञा वो जिसमें प्राण है, जिसमें प्राण है, जो जीवित है, उसे हम प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। और जो जीवित नहीं है उसे हम अप्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण प्राणीवाचक संज्ञा के बकरी, गाय, कुत्ता। और अप्राणीवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं मेज, कुर्सी, पेन, किताब आदि। तो जैसा कि हमने पहला जो वर्गीकरण किया है वो वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया है? जीवंतता के आधार पर। किसके आधार पर किया है? जीवंतता के आधार पर। अर्थात प्राणीवाचक संज्ञा और दूसरा अप्राणीवाचक संज्ञा। वह संज्ञा, ठीक है, जो जीवंत है। जीवंत है अर्थात सजीव, अर्थात सजीव। उदाहरण इसमें होंगे बकरी, गाय, कुत्ता आदि। और अप्राणीवाचक संज्ञा में जितने भी निर्जीव वस्तुएं होंगी वो इसमें आएंगी, जैसे मेज, कुर्सी, पेन, किताब आदि। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण पे। जो दूसरा वर्गीकरण हम करेंगे दूसरा वर्गीकरण हम करेंगे वो गणना के आधार पे होगा। किसके आधार पे बांटेंगे? गणना के आधार पर। वह संज्ञा, ठीक है, जिसकी हम गणना कर सके, ठीक, वह संज्ञा जिसकी हम गणना कर सकें वो हमारी कौन सी संज्ञा होती है? गणनीय। ये कितने प्रकार की होगी? गणना के आधार पर गणनीय, और दूसरी हमारी होगी अगणनीय। अब हम पढ़ेंगे गणनीय संज्ञा। बहुत ही सरल तरीके से हम इसको पढ़ेंगे कि जैसे हम जानते हैं वह संज्ञा जिसकी हम गणना कर सकें, ठीक, वह संज्ञा जिसकी हम गणना कर सकें। जैसे कि हम अभी अगर मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि पेन, तो आपके पास 2 पेन है, 4 पेन है, कितनी पेंसिल है? 2 पेंसिल है, 4 पेंसिल है, इसकी आप गणना कर सकते हैं। ठीक है, कितने लड़के थे? 4 लड़के थे, 5 लड़के थे, कितनी लड़कियाँ थी? 6 लड़के थे, 7 लड़कियाँ थी। तो ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना कर सकते हैं वो गणनीय संज्ञा होती है। ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना कर सकें उसे हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे लड़का, लड़की, किताब, पेड़ आदि।
गणनीय संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें हम गणना कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल सरल तरीके से हम इसको समझते जाएंगे कि गणना के आधार पर जो है हमने संज्ञा को कितने आधार पर बांटा? दो। पहला गणनीय संज्ञा, दूसरा अगणनीय संज्ञा। पहला गणनीय संज्ञा, दूसरा अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा वह संज्ञा है, अर्थात गणना से ही आप समझ लीजिए कि गणनीय संज्ञा वह संज्ञा जिसकी गणना की जा सके, वह संज्ञा जिसकी गणना की जा सके। ऐसी कोई भी संज्ञा जिसकी आप गणना कर सकते हैं वह गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आती है। और दूसरा अगणनीय संज्ञा, दूसरा क्या है आपका? अगणनीय संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना ना कर सकें उसे हम अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध, चावल, सोना, पानी आदि। मतलब ऐसी संज्ञाएं जो हम जिनकी गिनती ना कर सके, जिनकी गणना ना कर सके, उन्हें हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। तो फिर से एक बार हम दोहराते हैं कि गणना के आधार पर संज्ञा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली गणनीय, दूसरी अगणनीय। गणनीय संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना कर सके उसे हम क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा। मतलब ऐसी जो भी संज्ञा जिसे आप जानते हो जो गणना की जा सके वो गणनीय संज्ञा होती है। अगणनीय संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसकी हम गणना ना कर सके उसे हम अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण दूध, चावल, सोना, पानी आदि। ठीक है दोस्तों, गणनीय संख्या के अंतर्गत देखिए हम संज्ञा के भेदों को गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत बांट देते हैं। जैसे संज्ञा शब्द हैं, ठीक। गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा में आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। और अगणनीय संज्ञा में आपका आता है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक एवं समूहवाचक। ठीक, तो दोस्तों हमने देखा कि संज्ञा शब्द में गणनीय संज्ञा के अंतर्गत आता है जातिवाचक संज्ञा और अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आता है व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। दोस्तों इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इसे मैं आगे पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये गणनीय संज्ञा है, कैसे अगणनीय संज्ञा है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये बस आपको मेन फोकस करने के लिए बस यहाँ गणनीय संज्ञा अगणनीय संज्ञा बताई जा रही है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। आगे मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो आप बिल्कुल इसके बारे में निश्चिंत रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा वर्गीकरण है
व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। साथ साथ में हम बोलते चलेंगे और उसे याद करते चलेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से हो गए? एक तो रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा यौगरूढ़। रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़, ये हमारे कितने भेद हो गए? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। साथ में याद करते चलेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। बोलते रहिएगा, आप भी हमारे साथ साथ बोलते रहिएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। एक एक करके इनको हम समझते हुए चलेंगे। एक एक करके हम इन सभी को समझते हुए चलेंगे। जैसे कि पहला है हमारा रूढ़। ऐसी संज्ञा जिनके खंड करने पर उनका अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि रोटी, हाथ, लोटा, पानी आदि। देखिए, रूढ़ संज्ञा ऐसी संज्ञा है जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आप अभी रोटी का क्या बोलते हैं, रोटी को तोड़िए तो रो प्लस टी, तो यहाँ पे रो प्लस टी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आप आपस में निरर्थक शब्द बन रहे हैं। इसीलिए जो भी रूढ़ शब्द होगा, जैसे जो भी रूढ़ संज्ञा होगी, उसको जब हम तोड़ेंगे तो उनको तोड़ने के बाद उनका जो अर्थ होगा, ठीक है, वो सार्थक नहीं होगा। तो ऐसी संज्ञा जो भी आपको मिलेगी वह रूढ़ संज्ञाओं के अंतर्गत आएगी। तो हम रूढ़ संज्ञा पढ़े हैं। रूढ़ संज्ञा का मतलब क्या होता है? ऐसी संज्ञाएं जिनका अर्थ ही रूढ़ हो, ठीक है, उनको तोड़ने पर उनके जो भी खंड हो, उनसे जो भी खंड निकले, जैसे रोटी, हाथ को हम तोड़ेंगे तो हा और थ, उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। लोटा को हम तोड़ेंगे, लो धंटा, तो उससे भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? रूढ़ संज्ञा बोलेंगे। अगली हमारी संज्ञा है यौगिक। कौन सी संज्ञा है? यौगिक। यौगिक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिनके खंड करने पर, ऐसी संज्ञा जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ निकले। उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय को हम जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। जैसे कि देवालय, देव धन आलय,
विद्याधन आलय मतलब कि विद्या के रहने का स्थान। देवधन आलय मतलब देव के रहने का स्थान। तो मतलब यौगिक शब्द वो शब्द है, ऐसी संज्ञा जिनके खंड करने पर हम सार्थक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, देवालय, विद्या धन आलय और देव धन आलय। तो ऐसा क्या है कि हम जब भी यौगिक शब्द हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर हमने अब तक कितने पढ़े हैं? 2। रूढ़, एक तरफ रूढ़ था जिसके शब्द जो हो रहे थे, जिनके शब्द का जब हम खंडन कर रहे थे, तो वो शब्द टूटने पे एक सार्थक शब्द नहीं दे रहे थे, तो उन्हें हम रूढ़ बोले। और जो यौगिक थे, ऐसी संज्ञा जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर पाठशाला, हिमालय, पुस्तकालय आदि। अगला है हमारा यौगरूढ़। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ निकले, परंतु जिनका अर्थ जो खंड शब्द हैं उनसे भिन्न हो, अर्थात अलग हो। यौगरूढ़ शब्द ऐसी संज्ञा है जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ निकले, परंतु जिनका अर्थ खंड शब्द से एकदम भिन्न हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं जलज, इसका अगर हम खंड करें तो जल धन ज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। परंतु जलज का अर्थ क्या होता है? कमल। तो मतलब इनके खंड का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला, लेकिन अंत में इसका जो अर्थ है वो क्या है? इनसे भिन्न हो। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? यौगरूढ़ शब्द कहेंगे। इनमें अक्सर करके वही शब्द आते हैं जो बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं। अक्सर करके बहुव्रीहि समास के जो 2 पद मिला के तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, वो यौगरूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? यौगरूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है। तो हमने व्युत्पत्ति के आधार पे कितने पढ़े हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक तो रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा यौगरूढ़। रूढ़ शब्द ऐसी संज्ञा जिनके खंड करने पर उनका अर्थ नहीं निकलता है। ठीक, जैसे रोटी, हाथ, लोटा, पानी आदि। यौगिक शब्द ऐसा संज्ञा जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ तो निकले। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, विद्या के रहने का स्थान। देवालय, देवधन आलय, देव के रहने का स्थान। ऐसे ही यौगरूढ़ शब्द ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, परंतु जिनका अर्थ खंड शब्द से एकदम भिन्न हो। क्या हो? भिन्न हो। जैसे जलज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, जल में जन्म लेने वाला। जैसे कि चारपाई, उदाहरण चारपाई, पंकज, पीतांबर, चक्रपाणी आदि। इन सभी के खंड करने पर इनके अर्थ तो निकलेंगे, पर इनका जो, ठीक है, इनका जो अर्थ अलग होगा
वो उन सब से भिन्न होगा, मतलब ये तीसरे की तरफ संकेत करेगा। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द कहते हैं। संज्ञा का जो चौथा वर्गीकरण है, संज्ञा का जो चौथा वर्गीकरण है वो उनके अर्थ के आधार पर है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सभी लोग बोलेंगे, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। उन पांचों को हम जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो अब तक हमने कितना पढ़ा? शुरू से देखते हैं। संज्ञा, एक बार सभी को फिर से दोहराते हुए चलते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो भी हम अपने आसपास के वातावरण या ब्रह्मांड में देखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पहले भेद हमने देखा जीवंतता के आधार पर। पहला वर्गीकरण किया हमने जीवंतता के आधार पर। ठीक है, जिसमें है पहला है प्राणीवाचक संज्ञा, दूसरा है अप्राणीवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो जीवंत है अर्थात सजीव है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राणीवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक, और अप्राणीवाचक संज्ञा जितने भी निर्जीव वस्तुएं होंगी वो इसमें आएंगी आपकी। ठीक, तो प्राणीवाचक संज्ञा जिसमें प्राण है, अप्राणीवाचक संज्ञा जिसमें प्राण नहीं है। ठीक है, प्राण है जैसे बकरी है, गाय है, कुत्ता, इन सभी में प्राण है तो ये प्राणीवाचक संज्ञा। जैसे मैं आपसे पूछूं, ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक लड़का क्या है, ये प्राणीवाचक संज्ञा है। ठीक, एक हाथी क्या है, एक प्राणीवाचक संज्ञा है। वहीं मैं आपसे पूछूं कि बैग क्या है, ये अप्राणीवाचक संज्ञा है। दूसरा वर्गीकरण हमने गणना के आधार पर किया। पहला गणनीय, दूसरा अगणनीय। ऐसी संज्ञाएं जिनकी हम गणना कर सकते हैं उसे हम गणनीय संज्ञा कहते हैं, और ऐसी संज्ञाएं जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं उसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लड़के को कह सकते हैं 4 लड़के, 2 लड़के, 5 लड़के, लेकिन हम दूध को 2 दूध, 4 दूध नहीं कह सकते हैं। वो हम क्या करते हैं? माप तौल करते हैं, तो उसको कहेंगे अगणनीय संज्ञा। ठीक, तीसरा वर्गीकरण हमने किया व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ ऐसी संज्ञाएं जिनका खंड करने पर, रूढ़ संज्ञाएं जिनका खंड करने पर सार्थक अर्थ ना निकले। ठीक है, जब भी आप किसी शब्द का खंड करें और उसका सार्थक अर्थ ना निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ संज्ञा कहते हैं। यौगिक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, सार्थक अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, देवालय, पाठशाला, ठीक है, हिमालय, पुस्तकालय, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें होंगी उन्हें क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। योगरूढ़ संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड करने पर सार्थक अर्थ निकले परंतु जिनका अर्थ, ठीक है, जिनका अर्थ जो है उन शब्द से, ठीक है, अलग हो, उन सभी शब्द से भिन्न हो। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी खंड, ठीक, जो भी खंड शब्द हैं उनसे जब भिन्न होता है तो हम क्या कहते हैं? हम उसके क्या कहते हैं? योगरूढ़। ये अक्सर करके बहुव्रीहि समास जो होता है उसी की तरह होते हैं, जो दो, जब हम इनका खंड करते हैं तो उन दोनों खंडों के जो अर्थ होते हैं उनसे भिन्न अर्थ तीसरे का निकलता है। ठीक है, चौथा वर्गीकरण हम करेंगे। चौथा जो वर्गीकरण करेंगे, अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो होते हैं 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। ठीक है, तो हम यहाँ क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।